हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो हम एंशियंट हिस्ट्री से ही करेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ आधुनिक भारतीय इतिहास। जैसा मैंने बोला था कि मॉडर्न हिस्ट्री के मेरे पास वन लीनियर है और ये वन लाइनर में आपका पूरा जो मॉडर्न इंडिया है और उसके अकॉर्डिंग जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ये मैं करूँगी अभी नहीं, ऑल्टरनेट डे पे स्टार्ट। थोड़ा सा एंशियंट होने दो, जो जो मेन टॉपिक है उसको एक बार कंप्लीट करके फिर हम यहाँ से कर लेंगे। और यहाँ से करने के बाद आपका देखो इसमें चैप्टर वाइज दिया है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया, फिर हो गया ईस्ट इंडिया के कंपनी और बंगाल के नवाब। ये आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। सारे जितने भी देखो गवर्नर जनरल, वाइसराय, क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर के, तो मतलब अब हमारा जितना भी मॉडर्न इंडिया से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। ये वन लाइनर में है, ये वैसे नहीं है एमसीक्यू फॉर्म में। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, तो ये भी मैं सीरीज जल्द ही स्टार्ट करूँगी। लेकिन पहले हम एंशियंट इंडिया थोड़ा सा कर लेते हैं, हाफ। अगर हाफ भी हो गया तो फिर मैं यहाँ से ऑल्टरनेट डे पे एक दिन मॉडर्न इंडिया और एक दिन एंशियंट हिस्ट्री। इसके अलावा साइंस के जो हैं वो भी हैं वन लाइनर में, और जो हमारा मिडाइवल इंडिया है वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। तो अगर आप सीरीज़ देख रहे हैं तो अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जीएस मेन पार्ट रहता है और यहीं से कट ऑफ अप एंड डाउन रहती है, क्योंकि जीके जीएस जितना भी पढ़ो उतना ही कम है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। तो गाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एंशियंट हिस्ट्री का। हम आ गए थे चैप्टर नंबर 5 पे। देखो, मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल। मौर्यन एम्पायर कल किया था, जितने भी क्वेश्चन बने थे हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये टोटल 90 क्वेश्चन थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मौर्य जो हमारा उत्तर है या गुप्त पूर्व काल। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की। जैसा कि आपको पता है कि अशोक ने कुणाल को घोषित किया था और उनको मतलब राजा घोषित किया था। उसके बाद यहाँ पर जो अंतिम मौर्य सम्राट पूछे मौर्यन एम्पायर का, तो वो थे बृहदर्थ, और इसकी हत्या की थी शुंग वंश के जो शासक बने पुष्यमित्र ने 185 ईस्वी पूर्व। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईस्वी पूर्व। और कलिंग के युद्ध की रक्तपात नीति को देखकर अशोक का मन भराया और उन्होंने कहा कि आगे से युद्ध नहीं होगा, मैं युद्ध छोड़ देता हूँ। वो उन्होंने राज्य मतलब अपना जो शासक का था पद्धति वो भी छोड़ दी थी और शासक की पदवी भी छोड़ दी थी। इसके अलावा उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। तो ये बृहदर्थ जो लास्ट यहाँ पर रूरल रहे थे, इसकी हत्या की थी शुंग वंश के पुष्यमित्र ने। याद रखिएगा, डेट याद ना रहे तो कोई इशू नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदर्थ की राज्य सेना में किस पद पर आसीन था। ये बृहदर्थ के ही दरबार में था और सेना में था, ये सेनापति था। इसने ही बृहदर्थ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना करी। तो याद रखिएगा, शुंग वंश की स्थापना करी पुष्यमित्र ने, हत्या किसकी की? बृहदर्थ की। बृहदर्थ कौन था? मौर्य सम्राट का अंतिम शासक था। और ये पुष्यमित्र शुंग कौन था? ये सेनापति था बृहदर्थ की सेना में। नेक्स्ट है, कण्व या काणव वंश का संस्थापक कौन था। तो कण्व या काणव बोल लो, दोनों में से कोई भी वंश आ जाए। तो वसुदेव इनका संस्थापक रहा, मतलब इसने डायनेस्टी शुरू की। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ये था शिमुख, शतकर्णी, गौतमी पुत्र शतकर्णी या वशिष्ठी पुत्र श्री पुलवामी। तो शिमुख जो है वो सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, किसके अधीन? नंद वंश के, मौर्य के, चोल के या चेरों के। तो मौर्य जो वंश था उसके अधीन काम किया था सातवाहनों ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह महानतम कुषाण नेता कौन थे जो बौद्ध बन गया था। तो हमें पता है कि महानतम कुषाण नेता की बात कर रहे हैं, कुषाण वंश के, तो ये थे हमारे कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्न में से किसका मिश्रण है। गांधार शैली के बारे में पूछा है और कुषाण डायनेस्टी के दौरान हुई थी। तो ये गांधार शैली किसकी मिश्रण है? भारत इस्लाम, भारत ईरानी, भारत चीन, ये बहुत बाद की बात है। तो भारत ग्रीक शैली, ग्रीक से बहुत सारे वर्ड भी लिए गए हैं, ग्रीक लैटिन से। तो भारत ग्रीक शैली जो है ये मिश्रण है किसका? गांधार शैली का, कुषाण वंश के दौरान। कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद या सारनाथ। तो आप याद रखिएगा, पुरुषपुर जो है वो कनिष्क की राजधानी रही थी। पुरुषपुर निम्न में से किसका दूसरा नाम है? ये है आपका पेशावर, और आपको पता है ये पड़ता है पाकिस्तान में। तो पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर और पंजाब। तो पेशावर का ही नाम क्या था? पुरुषपुर, और ये किसकी राजधानी रही? कनिष्क की।
चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके थे भाई? हर्ष के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या कनिष्क के? तो कनिष्क के काल में चरक जो है वो राज चिकित्सक थे। राज चिकित्सक का मतलब होता है जो वैद्य का काम करता है राजाओं के लिए, दवाई वगैरह देने का। तो ये कनिष्क के दरबार में थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था ये गांधार कला का। गांधार कला जो है इसके कारण तक्षशिला जो है प्रसिद्ध हुआ था, प्रसिद्ध स्थल माना गया है। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई? ये चलाई गई इंडो बैक्टीरियन के द्वारा। ठीक है, इंडो बैक्टीरियन के द्वारा सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाई गई, याद रखिएगा। कुषाण, शक, गुप्त नहीं, इंडो बैक्टीरियन। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा कुषाण कुलीन मूर्तियाँ मिलती हैं? तो ये है हमारा मथुरा का जो म्यूजियम है, मथुरा का जो संग्रहालय है, वहाँ पर कुषाण कालीन मूर्तियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के। देखो, दो तरह से क्वेश्चन आएगा। अगर आपसे सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं पूछी जाए, ये सिक्के हैं, वहाँ पे सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं पूछी जाए तो इंडो बैक्टीरियन है। और अगर सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए जिसने सोने के, वो है आपका कुषाण। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों को अलग अलग से तरीके से याद रखिएगा। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की थी? सातवाहन जब वंश था उसके समय मुद्रा थी हमारी शीशे की। ठीक है, तो शीशा यहाँ पर मुद्रा के रूप में था, धातु के रूप में था। निम्न में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? जैसा हमें भाई पूछा जाता है कंटेम्प्रेरी कौन कौन रहा है, कबीरदास किसके थे, तुलसीदास किसके थे, और यहाँ पर अकबर के समकालीन कौन थे। ऐसे ही कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे? नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। मैं सारे ऑप्शन नहीं बोल रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखिएगा। नागार्जुन, अश्वघोष और विश्वामित्र ये कनिष्क के समकालीन थे, यही है। नेक्स्ट है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? देखो, ब्राह्मण लोगों को और जो बौद्ध भिक्षु थे, जो मतलब भिक्षा मांगते थे बौद्ध धर्म के, उनको कर मुक्त भूमि दे दी कि भाई आपकी भूमि पर कोई भी टैक्स नहीं होगा, और गाँव में भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी सातवाहन वंश ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका प्रदा का शुभारंभ किसने किया था? यवनिका प्रदा को बोला गया है और ये शुभारंभ किया था यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर सी। भारत के महान रेशम सिल्क रूट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, अगर आपने पेपर वगैरह दिए हैं तो आपको पता भी होगा कि सिल्क रूट किसने प्रारंभ किया था? ये किया था कनिष्क ने। और सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कनिष्क के काल में। और अगर सर्वप्रथम सोने की मुद्रा चलाने की बात आई तो इंडो बैक्टीरियन के काल में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मुद्राएं चलाई? तो कुषाण शासकों ने, कुषाण वंश का ही है कनिष्क, तो याद रखिएगा कुषाण वंश आ सकता है, कनिष्क आ सकता है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? अभी हम ऊपर पढ़ के भी आए हैं, नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, विश्वामित्र थे और चरक भी लगा लीजिए, तो ये कनिष्क के दरबार के थे। ऑप्शन ए। शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी पूर्व हुआ? शक संवत, शक संवत का आपको पता होगा, ये पंचांग कैलेंडर वगैरह पूछ रहे हैं, तो ये कनिष्क के काल में हुआ। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? ये था हमारा पाकिस्तान में। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध हुआ था? पेशावर के कारण, पुरोशिनी के कारण। पुरोशिनी ही नाम होगा, कुछ ऐसा ही नाम था। कहाँ पे गया वो? पुरुषपुर निम्न में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। और इसी के कारण जो तक्षशिला है वो यहाँ पर प्रसिद्ध रहा। पुरुषपुर है भाई, पुरोशनी तो नदी है हमारी। तो नेक्स्ट है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? कलिंग का शासक कौन था? ये था खारवेल। ठीक है, प्राचीन काल में कलिंग जो कि ओडिशा में है, और कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईस्वी में, अशोक ने जो किया था और युद्ध जीत भी लिया था और कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो खारवेल यहाँ के महान शासक रहे थे। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो यहाँ पर धर्म कला, साहित्य या वास्तुकला, तो वास्तुकला में हुआ था, आर्किटेक्चर में हुआ था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ पे शुरू किया? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, प्रतिष्ठान या आंध्र? तो सातवाहनों ने अपने आरंभिक दिनों में अपना शासन शुरू किया आंध्र में। नेक्स्ट है, ये देखिए यहाँ पे 27। सातवाहन राज्यों की राजधानी क्या थी? सातवाहन राज्यों की राजधानी औरंगाबाद, मदुरा या फिर प्रतिष्ठान या पैठन? तो यहाँ पर पैठन बोल लो या प्रतिष्ठान बोल लो, ये सातवाहन राज्यों की राजधानी रही थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवाल से संबंधित है? अभिलेख भी पूछा जाएगा भाई, कौन सा? देखो, जूनागढ़, नानाघाट, नासिक या हाथी गुम्फा? तो हमारा जो कलिंग नरेश खारवाल से संबंधित है ये है हाथी गुम्फा। ऑप्शन नंबर ए।
29 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहन नरेश ने गाथा शतपथी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। किस सातवाहन नरेश ने गाथा शतपथी नामक कृति की रचना की? तो ये की थी हाल ने। ठीक है, याद रखिएगा भाई, हाल ने, इनके थोड़े नाम अटपटे हैं और ये बहुत लेट याद होते हैं। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे मिलान करना है सही कालक्रम किसका है। तो देखो, सबसे पहले आएंगे चोल वंश, उसके बाद आएगा शुंग वंश, फिर आएगा सातवाहन और फिर गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता तो बाद में आएंगे, आप सभी को पता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले चोल वंश, फिर शुंग वंश, फिर सातवाहन और फिर आपका गुप्ता डायनेस्टी। 4 3 1 2। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहला जो आक्रमण है वो किसने किया? तो ये किया बैक्टीरियन या ग्रीक बोल दो या यूनानी बोल दो, इन लोगों ने किया था। और इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, सोने की जो मुद्रा है वो चलाई गई थी। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलाना है और ये देखिए किस तरीके से है। अशोक को क्या बोला गया, कनिष्क को क्या बोला गया, खारवेल को क्या बोला गया और कुमारगुप्त को क्या बोला गया? तो आप सभी को पता है, अशोक को बोला गया प्रियदर्शी या प्रियदर्शनी, उसके बाद कनिष्क को बोला गया देवपुत्र, उसके बाद खारवेल जो कलिंग के चक्रवर्ती राजा रहे, और कुमारगुप्त को क्या बोला गया? कुमारगुप्त को बोला गया महेंद्रद्वितीय। तो याद रखिएगा, विक्रमादित्य की जो उपाधि थी वो तो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय ने वो की थी, अपनाई थी। तो अशोक को प्रियदर्शी, कनिष्क को देवपुत्र, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती और कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 5 4 2 3। विक्रम संवत कब से स्टार्ट हुआ? विक्रम संवत स्टार्ट हुआ हमारा 58 ईस्वी पूर्व से। नेक्स्ट आपको मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। विक्रम संवत्सर कौन सी ईस्वी में? शुक संवत्सर, गुप्त या कली संवत्सर? तो याद रखिए, विक्रम संवत्सर अभी हम पढ़ के आए हैं 58 ईस्वी पूर्व में, शक संवत्सर अभी हमने पढ़ा था 78 ईस्वी पूर्व में, गुप्त संवत्सर की बात करें तो 320 ईस्वी में, और कली संवत्सर की बात करें तो 3102 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, याद रखिएगा। 4 3 2 1। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा रहा था? मौर्य वंश के बाद, जब मौर्य वंश का ध्वंस हो गया और शुंग वंश की स्थापना की बृहदरथ ने, उसके बाद मतलब सबसे शक्तिशाली जो प्रशासन रहा या राज्य रहा वो रहा सातवाहन शासकों का। ऑप्शन ए, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध जो हमारे महात्मा बुद्ध थे, उनकी खड़ी हुई प्रतिमा किस काल में बनाई गई? गुप्त डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर या फिर गुप्तोत्तर? तो कुषाण काल में, जिसका कनिष्क राजा था, उसमें बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा का निर्माण किया गया, तो कुषाण काल आएगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? अब आते हैं कण्व वंश। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया जिसने भारत पर शासन किया या राज किया? तो वो है कण्व वंश। ऑप्शन नंबर सी। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कनिष्क जो कि कुषाण वंश के थे, जिनके टाइम पे शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में चलाए गए थे, तो यहाँ पर कनिष्क को हराया था पेन चाओ ने। ये चीनी जनरल रहे थे। 39वां क्वेश्चन है ये, और ये जेपीएससी में भी आ चुका है। तो पेन चाओ जो है वो चीनी जनरल थे जिन्होंने कनिष्क को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए? सर्वाधिक संख्या में पूछ रहे हैं तो यहाँ पर कुषाणों ने, और शुद्ध सोने के सिक्के पूछे तो वो भी कुषाणों ने, और सबसे पहले आए और किसी का नाम ना आए तो फिर वो हमारे इंडो बैक्टीरियन है। तांबे के सिक्के सर्वाधिक उत्तर पश्चिमी भारत में ये कुषाणों ने चालू किए थे। एसर्शन और रीजन दिया है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, और रीजन है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। देखो, यहाँ ऊपर तो व्यापार के बारे में बताया, फिर यहाँ पर इन्होंने नौसेना के बारे में बता दिया, मतलब जो हमारी नेवी आर्मी होती है, तो उस टाइम पे भी जो उनकी नौसेना थी वो उच्च कोटि की थी। ए तो सही है किंतु आर गलत है। तो यहाँ पर कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर ही व्यापार करते थे, लेकिन उनकी नौसेना उच्च कोटि की नहीं थी, तो ये आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है, अभी ऊपर भी पढ़ के आए थे कि जो गांधार शैली है वो किसका मिश्रण है? वो हमारी ग्रीक और यूनानी शैली का मिश्रण है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था? मध्य एशिया और सुदूर पूर्व की बात करें तो महायान है, और दक्षिण की बात करें तो हीनयान है। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, और कनिष्क जो है महायान के बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, और इसका प्रसार भी इसने किया था मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में। तो महायान याद रखिएगा।
कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो कनिष्क के काल में आपको पता है कि 4 बौद्ध संगति हुई थी हमारी, और ये आप सभी को पता है। अजातशत्रु, कालाशोक, कनिष्क, एक सेकंड, अकाक से याद रखिएगा। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चौथी जो बौद्ध संगति थी, फोर्थ जो थी, वो इसके काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? महान व्याकरण बोला जाता है पतंजलि को, और ये किसके समकालीन रहे? ये रहे पुष्यमित्र शुंग वंश के। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया? सबसे पहले संस्कृत भाषा का जो लंबा अभिषेक विशुद्ध, ये किसके द्वारा जारी किया गया? शक के जो राजा थे, शक वंश के, रुद्र दमन के द्वारा जारी किया गया। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? किस राजा के शासनकाल में आया था? ये आया था गोंदोफिनस के शासनकाल में। ये एक ईसाई था, क्रिश्चियन था, और ये धर्म का प्रचार करने सेंट थॉमस भारत आया था। तब यहाँ पे राजा कौन थे? गोंदोफिनस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? अब कुषाण के शासक पूछ लिया, और सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं पूछी है, सिक्के नहीं पूछा है। तो कडफिसेस सेकंड जो है, ये कुषाण शासक रहे जिन्होंने सोने की मुद्राएं जारी की, कडफिसेस सेकंड। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? ये क्षत्रप प्रणाली का जो प्रयोग किया, ये किया शक वंश के राजाओं ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। तात्राताद या फिर मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? त्रातारी बोलो या मुक्तिदाता, ये शक वंश के शासकों ने इस जो उपाधि है इसको अपनाया था या धारण की थी। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? देखो, यूनानी, शक और कुषाण, यूनानी, कुषाण और शक, शक, यूनानी, कुषाण, या फिर शक, कुषाण और यूनानी। तो आप सभी को पता होगा, यूनानी बोल दो या ग्रीक बोल दो, उसके बाद शक और उसके बाद कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में किसके द्वारा लाया गया? मिलिट्री जो गवर्नरशिप सबसे पहले लाई गई, वो लाई गई ग्रीक या यूनानियों के द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य कौन सा था? ये था हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया बोलेंगे इसको, बैक्टीरिया गलत है, बैक्टीरिया बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए। 4 धातु सोना, चांदी, तांबा और सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है काशार्पण। याद रखिए, 4 धातुओं को मिलाकर, सोने की, चांदी को, तांबा के और शीशे को, इसमें बनने वाले जो सिक्के होते हैं इनको काशार्पण बोला जाता है। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो रोम लोगों के साथ सबसे पहला जो व्यापार हुआ था वो तमिल लोगों का और चेर लोगों का, तमिल एवं चेरों का। आगे चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा असत्य है? तो मौर्योत्तरकालीन में बारबैरिकम भी है, बैरीगाजा भड़ोच भी है, अरिका मेडू भी है, लेकिन तब तक कोचीन नहीं है, ये उस बंदरगाह में नहीं था। बारबैरिकम, बैरीगाजा भड़ोच या अरिका मेडू है, लेकिन कोचीन नहीं है मौर्योत्तरकालीन में। निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? पोडू के नाम से बोला गया है अरिका मेडू को, और ये प्रसिद्ध बंदरगाह रही है उस टाइम पे। मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? मौर्योत्तर काल में पूछ रहा है, किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? ये की थी डेमेट्रियस ने। किसने की थी? डेमेट्रियस ने। निम्न में से किसने अपने जीवन के आधे काल में अपने पुत्र के हाथों राज सत्ता सौंपकर बुद्ध भिक्षु बन गया था? अपने पुत्र को दे दिया था सारा राज्य शासन और खुद एक बौद्ध भिक्षु के रूप में बन गया था। ये थे हमारे मिनांडर। ऑप्शन नंबर सी। कुषाणों का संबंध किससे है? कुषाणों का जो संबंध है वो है चीन के यूची जनजाति से, एक जो ट्राइबल कास्ट बोलते हैं हम, चीन के यूची जनजाति से कुषाणों का संबंध रहा है। निम्न में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है? वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन, ये कनिष्क के समकालीन हैं, और यहाँ पर जो अश्वघोष है वो कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। नेक्स्ट हमें मिलान करना है, तो देखिए, इंडो ग्रीक जो है वो हिंद यमन से है, शक जो है सीथियन से रिलेटेड है, और पार्थव जो है वो पहलव से रिलेटेड है। तो याद रखिए, ऐसे याद रह जाएगा, इंडो ग्रीक, इंडो या हिंद, इंड या हिंद दोनों याद रहेंगे। पा से पार्थव, पा से पहलव, और शक जो है वो सीथियन।
नेक्स्ट यहाँ पे सूची है, राज्य और राजधानी है। शुंग वंश की राजधानी रही विदिशा, चेदी वंश की रही कलिंग, सातवाहनों की रही प्रतिष्ठान पैठन और कुषाणों की रही पेशावर या पुरुषपुर। दो हम ऊपर पढ़ के भी आए थे, सातवाहन की प्रतिष्ठान या पैठन रही, कुषाण की पुरुषपुर या पेशावर रही, तो चेदी की कलिंग और शुंग की विदिशा। रोमन साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि प्रदान की? सीजर बोल लो या कैसर बोल लो, तो ये की थी कुषाण वंश के लोगों ने। क से कैसर और क से कुषाण। निम्न में किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? भरहूत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका या उसका तारणधार या भाजा स्तूप। तो ये सारे जितने भी हैं ये सारे शुंग काल में हुए थे। शुंग काल में इनका निर्माण हुआ था। भरहूत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका, रेलिंग या तोरणधार या भाजा स्तूप, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य के किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? तो ये की थी वृहत कथा की। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे? नहीं। और ये मौर्य साम्राज्य के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावशाली वंश भी रहा। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। बोध गया में शंशाक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया? नहीं कटवाया था। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या है, सॉरी ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। ये कटवा दिया था बोध गया में। लेकिन सातवां शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे? ऐसा नहीं है। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे? नहीं देते थे। लेकिन बोध गया में शंशाक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। ये बिल्कुल सही है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। निम्न में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का ही उल्लेख किया गया है? दोनों ही दिखाए गए हैं। ये जो हमारा अभिलेख है ये है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो नियमित रूप से यदि आ जाए तो कुषाण वंश ने, शुद्ध सोने के सिक्के आ जाए तो कुषाण वंश ने, और अगर मुद्रा आ जाए सोने की तो इंडो बैक्ट्रियन उनका नाम आएगा सबसे पहले। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? कलिंग ओडिशा में है, उस टाइम पे ओडिशा नहीं बोला जाता था, तो अभी हम पढ़ के भी आए थे, ये थे चेदी वंश। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकरण होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानक और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ऑप्शन 2 एंड 3 सही है, ऑप्शन ए गलत है। तो यहाँ पर केवल 2 एंड 3 आएगा जो हमारा सही रहेगा। इतने ही क्वेश्चन बने हैं इसमें से। और नेक्स्ट हम करेंगे संगम काल। ये थोड़े से क्या होता है कि ये वो क्वेश्चन होते हैं जो हम कॉन्टिन्यूटी में नहीं लाते। बाकी अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे वो क्वेश्चन हमने बहुत बार पढ़े होते हैं। मेडाइवल इंडिया पढ़ेंगे जिसमें मुगलों के बारे में बताया जाएगा, तुगलक वंश आएगा, तो वो चीज़ भी हम पढ़ चुके होते हैं। लेकिन एंशियंट हिस्ट्री कहीं ना कहीं से यहीं से रह जाती है कि एक तो नाम थोड़े अटपटे होते हैं और थोड़ा सा अजीब से ही क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से बोर भी जल्दी हो जाते हैं। तो कल हम करेंगे संगम काल। आज जितने क्वेश्चन बने मैंने आपको करा दिए हैं, 71 क्वेश्चन है। 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो को ताकि जब पेपर में बैठो और कोई क्वेश्चन फंसे तो याद आ जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।